उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल को पेश करने वाले को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनको अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्त इंग्लैंड में पैदा हुए और वहीं उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं को और उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त है। यह बात सही है कि यहाँ सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए। वह है इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता कराना तथा संसद के कार्य को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान कराना आवश्यक है। ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो तो यह बता देना चाहता हूं कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसका हमारे बजट पर कितना खर्च पड़ा। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगे सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें भी होने लगे तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है तो वह पहले से ही है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान
सभी भाषाओं में कार्य हो तो यह बहुत खतरनाक बिल है और इसका असर हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। हमारा देश गरीब है और खर्च करने के माने यह है कि सरकार टैक्स लगाएगी और इससे हमारी गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। भूपेश जी गरीबों के हमदर्द बनते हैं। उनका कहना तो यह है कि गरीबों की मदद हो, लेकिन यह सब टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। यह टैक्स बढ़ाने का एक और षड्यंत्र भूपेश जी ने जाने में या अनजाने में कर दिया, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि विधेयक तो साधन होते हैं, किसी साधन के लिए साध्य नहीं होता है। साध्य तो देश है। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए उतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार न करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह के इंडस्ट्री बना दिया और कहीं खेती में, कहीं दूसरी चीजों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को 2-3-4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए। सरकार को विमान नहीं मिल पाया। 1 महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा। फसल क्या बचेगी यदि ठीक समय पर दवाई न छिड़की जाए? तो फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है। वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कई दफा खराब दवाई छिड़की गई। अगर दवाई अच्छी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, तो यह भी जरूरी है कि दवाई ठीक हो। यह भी जरूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करे। स्टॉप।